Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of November 2025. 14 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और आप सबको आई होप कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। जो हमने वेबसाइट में बनाया है, कंटेंट अपडेट करना शुरू किया है एडिटोरियल एनालिसिस के साथ, वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ सी दैट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। आप वहाँ से देख सकते हैं और वो मैंने पिन कर दिया है कमेंट। और इसके अलावा लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करेंगे तो फिर वही मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पूरा मिलता रहेगा एंड इसी तरीके से नोट्स के फॉर्म में, जो कि फाइनल है। मतलब इसके अलावा आपको नोट्स भी नहीं बनाने, कुल मिला करके मैंने आपको नोट्स भी बना करके दे दिए। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को, लेकिन वही है कि लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। आज का भी नोट्स मैंने अपडेट कर दिया है, नीचे आप कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक कर लीजिए, उसमें भी कुछ कंटेंट अब अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। पाकिस्तान ने क्या किया है, अभी रिसेंटली उन्होंने 27th अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने 27th अमेंडमेंट किया है, जिसको पास किया है बाय 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी लगती है पाकिस्तान में, तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से ये 27th अमेंडमेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्वीपिंग चेंजेस किए हैं। अब क्या चेंजेस किए हैं वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो चेंज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पाकिस्तान न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अ शिफ्ट इन पावर। तो ये जो 27th अमेंडमेंट है, चेंज इसमें क्या किया है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है फॉर प्रेसिडेंट एंड टॉप मिलिट्री लीडर्स। जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स हैं उनको और प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्होंने हाल देखा हुआ था, पुराने जो निकले हुए थे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनके हाल देखे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी। किस चीज़ से इम्यूनिटी मिलेगी? फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं की जाएगी। और करंट आर्मी चीफ जो है जनरल आसिफ मुनीर, उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी गई है। इसके अलावा ये प्रिविलेज और कुछ टॉप ऑफिसर्स को भी दी गई है ना, जैसे कि जो फील्ड मार्शल है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, इनको ये दी गई है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक नई पोजीशन क्रिएट की है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जैसे अपने यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उन्होंने की है, जिसको सिंगल अथॉरिटी दे दी है फॉर कमांड ओवर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। एंड दिस इज अ मेजर कंसोलिडेशन ऑफ मिलिट्री पावर एज वेल। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। दे हैव क्रिएटेड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और क्रिटिक्स को ये लगता है कि जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है, इट कैन वीकन द रोल ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टिंग जुडिशरी। तो पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसका रोल डिक्लाइन करेगा एंड रिड्यूस द इफेक्टिव जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री एक्शंस। तो कुल मिलाकर के जो उनकी जुडिशरी है वो वीक हो जाएगी, तो ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को इतने स्वीपिंग पावर्स दे रहे हो तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म। मतलब कि एक डिस्पोटिक रूल की तरफ, आप एक डिक्टेटरशिप की तरफ मूव कर रहे हो। दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म एंड नो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर, है ना। तो ये उन्होंने बोला। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो दूसरा न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। आई थिंक यस, इंडिया एंड नेपाल दे साइन पैक्ट सेटअप टू स्टेप अप द ट्रेड रिलेशंस। ठीक है ना। तो ये जो न्यूज़ है ये है, इंडिया और नेपाल ने अपनी ट्रांजिट ट्रीटी को अपडेट किया है और बेसिकली वो बूस्ट करेंगे अपना रेल बेस्ड कार्गो मूवमेंट। ठीक है ना। तो जो कार्गो मूवमेंट होता है रेल के थ्रू, उसको स्टेप अप करना है, उसको इम्प्रूव करना है। इसलिए उन्होंने ट्रांजिट ट्रीटी को ये आपका कहना चाहिए अपडेट किया है या अमेंड किया है फॉर स्मूथर एंड मोर एफिशिएंट ट्रेन या रेल बेस्ड फ्रीट मूवमेंट। जो फ्रीट ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू रेलवेज, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए किया है। पर्टिकुलरली जोगबानी इंडिया में एक जगह है और विराटनगर नेपाल में है। बस आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको कि जोगबानी कौन से स्टेट में है इंडिया के, एंड विराटनगर तो नेपाल में है। ठीक है, उसको नहीं बताना, लेकिन जोगबानी का बताना है। ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने, बस गूगल कर लेना जोगबानी कहाँ पर है, जोगबानी। ठीक है ना। इसके अलावा कमेंट में आप लोग जो कोट्स लिखते थे वो प्लीज़ लिखा करें अभी भी, है ना। तो उसको बंद मत करो प्रोसेस। अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो प्लीज़ राइट द कमेंट, राइट द कोट ऑफ द डे फ्रॉम योर एंड। आपका जो कोट फेवरेट हो वो लिख दिया करो, मैं हर दिन उसको नोट्स में इंक्लूड किया करूंगा। ठीक है ना। तो डू दैट फ्रॉम योर एंड।
अब ये क्या होगा, जोगबानी इंडिया से विराटनगर में रेलवे के जो ट्रांजिट को और इम्प्रूव किया जाएगा, इससे जो बल्क मूवमेंट है कार्गो का, फ्रीट का, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो चुका था। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। सेंटर रिलीजेस ड्राफ्ट सीड बिल, फार्म आउटफिट्स कॉशियस, इंडस्ट्री वेलकम्स इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेंटर ने रिलीज किया है ड्राफ्ट सीड बिल। तो ये क्या है, ड्राफ्ट सीड बिल क्या है, क्या हटाने के लिए लाया गया है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ड्राफ्ट सीड बिल। अगर ये इनैक्ट हो गया, यानी कि अगर इसमें प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगा, देन इट विल रिप्लेस द सीड्स एक्ट ऑफ 1966। तो ये रिप्लेस करेगा किसको? सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड द सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983। ठीक है ना, क्या क्या रिप्लेस करेगा? सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983, मॉडर्नाइजिंग इंडिया सीड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। तो ऑब्वियसली बात है, सीड एक्ट हमारा बहुत पुराना है, 1966 का है, और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 1983 का है। तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमको नया सीड बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस बिल में है क्या क्या, की पर्पस क्या है? ऑब्वियसली बात है, तो पहले तो बोला जाएगा कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा, लेकिन इसमें है क्या क्या सारी चीज़ें? तो ये फोकस करेगा रेगुलेटिंग द सेल, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेड ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स का सेल जो है, सीड्स का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, एंड ट्रेड ऑफ द सीड्स जो है उसको रेगुलेट करने के लिए है बेसिकली। फीचर्स हैं, पहला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड डीलर्स। जो सीड डीलर होंगे दे मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर सेलिंग, स्टोरिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और सप्लाइंग सीड्स। दूसरा उन्होंने कहा है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर सीड वेराइटीज, यानी कि सीड्स जो मार्केट में सेल होंगे, दे मस्ट मीट स्पेसिफाइड मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मतलब कि उनको जर्मिनेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मिनिमम, वो पूरे करने होंगे। जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी होगी, फिजिकल प्योरिटी मेंटेन करनी होगी, सीड की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो सेटअप किए गए हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बिल एम्पावर करता है अथॉरिटीज को टू रेगुलेट द सेल ऑफ सीड टू इंश्योर फार्मर्स आर नॉट मिसलेड बाय सब स्टैंडर्ड और फास्टली लेबल्ड वेराइटीज, यानी कि जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है अथॉरिटीज के द्वारा, अगर उनको लगता है कि जो सेलर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब स्टैंडर्ड या फॉल्सली लेबल्ड वेराइटीज बेच रहा है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लॉस, तो जो न्यू बिल है ये रिपील करेगा सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983। तो अपडेट करेगा लीगल फ्रेमवर्क को, एंड फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड फार्मर प्रोटेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन्फोर्स करा जाएंगे ये स्ट्रिक्टर सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स, उनसे ये मेक श्योर हो पाएगा कि फार्मर्स को एक अच्छा क्वालिटी का सीड मिल सके। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। अगली जो न्यूज़ है वो है, सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टीन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सारंदा। तो यहाँ झारखंड में सारंदा फॉरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि दे आर प्रिस्टीन साल के वृक्ष जो होते हैं ना, साल का वृक्ष जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और सारंदा अपने आप में एक इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। तो याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर करें 31,468 हेक्टेयर का जो लैंड है सारंदा फॉरेस्ट का एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए कहा है। ठीक है ना, इसके अलावा सारंदा का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिस्टीन साल फॉरेस्ट। It is habitat for critically endangered species such as sal forest tortoise and four-horned antelope। तो फोर हॉर्न एंटीलोप एंड साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनका हैबिटेट है। इट इज़ होम टू आदिवासी कम्युनिटी इंक्लूडिंग हो, मुंडा, उरांव, ये कम्युनिटीज़ भी यहाँ रहती हैं। एंड 26% ऑफ आयरन ओर्स रिजर्व जो हैं, जो कि मेजर प्लांट्स जैसे सेल और टाटा को सप्लाई होते हैं, वो भी यहीं पर हैं। ठीक है ना, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टेट जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस एज अ सेंचुरी, एंड कंजर्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सस्टेनेबल माइनिंग। ऐसा नहीं कि माइनिंग करने के चक्कर में आप उसको कंजर्व ना करो, तो यू हैव टू डिक्लेयर इट दैट। एंड ऐसा डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48A अगर आपने पढ़ा हो तो वो भी यही कहता है भाई कि मतलब it mandates safeguarding forest and wildlife of the country, environmental protection, article 48A, है ना, it was added by the 42nd constitutional amendment act of 1976। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, जो एक्स्ट्रा हो सकता था वो भी बता दिया। आगे देखते हैं, इंडियाज कार्बन एमिशन राइज स्लोअर दिस ईयर, है ना, तो ये भी शायद अगली न्यूज़ है।
इंडियाज कार्बन एमिशन राइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट करके एक रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया है कि भारत का जो कार्बन एमिशन 2025 में बढ़ा है वो केवल 1.4% बढ़ा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। पिछले साल 4% की ग्रोथ थी, इस बार केवल 1.4% की ग्रोथ है। तो हमारा कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन जो है वो कम हुआ है, मतलब कार्बन एमिशन कम भी हुआ है और राइज उसका कम हुआ है, ठीक है ना। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो अगर ग्लोबल राइज देखें तो 1.1% का है, चाइना में राइज लगभग 0.4% का है, यूनाइटेड स्टेट्स में राइज 1.9% का है, यूरोपियन यूनियन में राइज जो है वो 0.4% का है। इसके अलावा अगर हम अपनी पोजीशन देखें ग्लोबली तो हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ना, याद रखिएगा, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। लगभग 3.2 बिलियन टन CO2 हम एनुअली रिलीज करते हैं। चाइना जो है वो लार्जेस्ट एमिटर है, 12 बिलियन टन करता है। एंड यूएस उसके बाद सेकंड नंबर पे है, 4.9 बिलियन टन। तो चाइना सबसे बड़ा, यूएस सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड कोल जो है इट इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंडियाज एमिशन। सबसे ज़्यादा जो एमिशन होते हैं इंडिया में कोल के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वाई हेपेटाइटिस ए डिजर्व्स अ प्लेस इन इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इस आर्टिकल का ये कहना है कि भाई हेपेटाइटिस ए को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं डाला गया है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल और है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाला किसको गया है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, 10 12 15 जितनी भी हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो यूआईपी के अंदर हैं और कब यूआईपी स्टार्ट हुआ था। एक छोटा सा सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में कर देना। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल कहता है कि भैया इंडिया जो है वहाँ पे हेपेटाइटिस ए के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ नाउ बिकमिंग अ पब्लिक इशू ना। पहले ये बच्चों में होता था, गंदे पानी गंदे खाने से हो जाता था, लेकिन अब जो ये पब्लिक हेल्थ इशू है, याद रखेगा। एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए अलॉट दीज डेज। लीवर के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड इसी कारण से कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि हमारी जो इम्यूनाइजेशन नीड्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। हालांकि यूआईपी बहुत सक्सेसफुल रहा, उसने पोलियो एलिमिनेट करवा दिया, मीजल्स के नंबर ऑफ डेथ बहुत कम हो गए, बट स्टिल जो हमारा टाइफाइड बर्डन है, जो हमारा बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, दैट इज इंक्रीजिंग, वो ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी कहा है कि हेपेटाइटिस ए जो है अब नाउ इट इज़ बिकमिंग अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द सीवियर केसेस, है ना। तो जो पेशेंट्स हैं दे रिलाई ऑन सपोर्टिव केयर। और इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने बताई है कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, चूंकि हेपेटाइटिस इज फुल्ली प्रिवेंटेबल विद अवेलेबल वैक्सीन, और हमारे यहाँ ये प्रोटेक्शन दी जा सकती है, ठीक है ना। लाइव एटीन्यूएटेड एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दोनों हमारे पास हैं। और इंडिया के पास बायोलॉजिकल ई की एक वैक्सीन है बायोवैक ए, जो कि इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है। देखो लिखा हुआ ना बायोवैक ए, इट इज़ द हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो कि है इंडिया में, और ये यूज़ भी की जा सकती है विद एफिकेसी एंड सेफ्टी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अच्छी आर्टिकल था। एडिटोरियल है आर्टिकल है आज का, डोनाल्ड ट्रम्प शेक्स अप द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ना मैंने एडिटोरियल के भी नोट्स बनाए, अगर आप स्टार्ट में ही जाए ना, यहाँ पे देखो लिखा है एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द डे, डोनाल्ड ट्रम्प शेक्स अप द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पहले इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट चला करके तो नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि फिर उससे बीच में फ़ोन आ जाएगा, बीच में कुछ आ जाता है तो दिक्कत होती है कई बार। तो यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर ऑर्डर अंडर स्ट्रेन व्हाई द ग्लोबल सिस्टम इज बिकमिंग फ्रेजाइल। ये द हिंदू का एडिटोरियल है, बहुत प्यारा आर्टिकल था। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बेसिकली अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का एक रिकॉर्ड बताया कि भैया जो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, पहले वो लगभग 1970 में 65,000 थे, अभी आज के समय में 12,500 के आसपास है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स की, तो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, जिनमें से 5 तो आपको पता है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, जो कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं। ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साइनीज भी हैं, याद रखिएगा। दे आर अंडर एनपीटी। एनपीटी के अंदर ये 5 पावर्स हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और आउटसाइड एनपीटी 4 कंट्रीज हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया आता है। 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो आउटसाइड एनपीटी हैं बट न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो है पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ट्रम्प का ये कहना है कि वो टेस्टिंग शुरू करेंगे, इट्स अ ट्रिगर फॉर इंस्टेबिलिटी। उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट है ये ट्रिगर फॉर इंस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना, रशिया सब इसके बाद जो है वो अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, अब उनका ये भी क्लियर नहीं था डोनाल्ड ट्रम्प का कि वो एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रहा है या नॉन एक्सप्लोजिव सिस्टम टेस्टिंग की बात कर रहा है, तो वो भी क्लियर नहीं था। तो दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, केओस क्रिएट कर रही है। ठीक है ना। एंड व्हाई दिस मैटर्स अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यूएस का जो मूव है, एनी यूएस मूव टुवर्ड्स एक्सप्लोजिव टेस्टिंग वुड लाइकली पुश रशिया एंड चाइना टू फॉलो द सूट। क्योंकि सिर्फ यूएस टेस्टिंग नहीं करेगा, इसके बाद रशिया चाइना टेस्टिंग करेगा, इंडिया टेस्टिंग करेगा, इंडिया करेगा तो पाकिस्तान करेगा, उधर नॉर्थ कोरिया भी करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें हालांकि टेस्टिंग अभी बंद नहीं है, न्यूक्लियर बंद है, लेकिन न्यूक्लियर को कैरी करने के लिए जैसे रशिया ने टेस्ट किया था ब्यूरेवेस्तनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, चाइना ने टेस्ट किया था हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी करता रहता है लो यील्ड वॉरहेड्स एंड ऑल। तो येट ऑल थ्री हैव रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्लोजिव टेस्टिंग। अभी भी तीनों ने लेकिन एक्सप्लोजिव टेस्टिंग नहीं की थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब यूएसए करना शुरू कर दे। एक और ट्रीटी न्यूज़ में रहती है सीटीबीटी, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये टेस्ट को भी न्यूक्लियर सारे प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोडिव टेस्ट को बैन करता है ये। तो ये अभी तक फोर्स में नहीं आ पाई है। 1996 की ट्रीटी है, लेकिन अभी भी 29 सालों के बाद भी ये फोर्स में नहीं आ पाई है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रेटिफिकेशन चाहिए 44 कंट्रीज का। याद रखिएगा, दिस ट्रीटी रिक्वायर्स 44 रेटिफिकेशन अगर इसको अप्लाई करना है तो। की कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक रेटिफाई नहीं किए, जैसे यूएस, चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इन्होंने रेटिफाई ही नहीं किया है। एंड रशिया ने रेटिफाई किया भी था लेकिन विड्रॉ कर गया 2023 में। ठीक है ना। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, तो 3 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ना तो साइन किया है ना रेटिफाई किया है, ये भी आपको याद रखना। तो ये सीटीबीटी इसीलिए स्ट्रक है, ये भी रुका हुआ है। ठीक है, तो दैट दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर देयर। ऑथर ने ये कहा कि अगर इस तरह की टेस्टिंग होगी ना तो ये कई बार इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन, या कई बार रैपिडली एस्केलेट हो सकती है सिचुएशन, एंड न्यूक्लियर टैबू जो अभी तक लॉन्ग स्टैंडिंग था वो कहीं इरोड ना हो जाए। इसके अलावा ऑथर ने यह भी बताया कि जो कंट्रोल ट्रीटीज हैं न्यूक्लियर के लिए, जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, इट वॉज द लास्ट रिमेनिंग यूएस रशिया आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। ये न्यूक्लियर के लिए नहीं थी लेकिन आर्म्स कंट्रोल के लिए थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये 4 फरवरी 2026 को एक्सपायर कर जाएगी और इसमें कोई निगोशिएशन भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं जो ये वेपनरी पे जो लगी हुई रोक थी वो एक बार हटी ना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा वेपनरी प्रोड्यूस करेंगे, और जितने ज़्यादा वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे उतना अनस्टेबल एनवायरमेंट होता जाएगा। दिस इज वॉट दी ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया और पाकिस्तान के लिए? तो इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड अ वॉलंटरी मोराटोरियम। हालांकि हमने वॉलंटरी मोराटोरियम किया हुआ है न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर 1998 से, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर मेजर पावर्स टेस्ट करना शुरू करेंगे तो इंडिया भी अपना थर्मोन्यूक्लियर एंड बूस्टेड फिजन डिज़ाइन जो है वो टेस्ट करना शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ट्रेंड को फॉलो करेगा, वो बंद तो करेगा नहीं। तो इट कैन रिस्क द कोलैप्स ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ऑथर का कहना है कि इट कैन रिस्क द कोलैप्स ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। होल्डिंग अप द ग्लास टू इंडिया सिक्योरिंग स्टुअर्डशिप टू टैकल AMR। अब ये जो आर्टिकल है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, और इस आर्टिकल में बात जो की गई वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे वो एनालिसिस खोल देता हूँ। देखो पूरा नोट्स के फॉर्म में आपको रहेगा। देखो ये है ग्लास रिपोर्ट। ग्लास रिपोर्ट किसकी? WHO की ग्लास रिपोर्ट है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025। ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025, और इसमें इंडिया में बोला उस रिपोर्ट ने कि हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बर्डन है वर्ल्ड का। इंडिया में हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बर्डन है। ठीक है ना। एंड इस रिपोर्ट ने क्या क्या हाईलाइट किया है कि हर 3 में से एक व्यक्ति जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला है वो इंडिया में रह रहा है। ठीक है ना। और हम साउथ ईस्ट एशिया में भी एक तरीके से लीड ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो क्या ड्राइवर्स हैं, की ड्राइवर्स क्या हैं कि हमारे इंडिया में इन्फेक्शियस डिसीज़ का लोड ज़्यादा है,
एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, सेल्फ मेडिकेशन बहुत जाता है, स्वयं डॉक्टर बने हुए लोग, पुअर रेगुलेशन है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है फार्मा वेस्ट एंड डिस्पोजल्स के कारण। इसके अलावा हमारे यहाँ ई कोलाई है, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई और क्लेब्सिएला न्यूमोनाई, स्टेफिलोकोकस और ये सब आईसीयू सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या सर्विलेंस में गैप है, तो ऑथर ने बोला कि इंडिया ने ग्लास को ज्वाइन किया था 2017 में, बट मोस्ट डाटा कम्स फ्रॉम टेरिशरी हॉस्पिटल्स, नॉट कम्युनिटी और रूरल सेटिंग्स, है ना। कई बार ये ओवर एस्टिमेशन बायस भी हो सकता है, क्योंकि टेरिशरी हॉस्पिटल्स ट्रीट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस, तो इसलिए ये ओवर एस्टिमेशन बायस भी हो सकता है, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर, है ना। तो राइजिंग एएमआर का कारण क्या है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक जो ड्रग्स जा रही हैं, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एंटीबायोटिक कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट नहीं किए जाते, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस का इन्फोर्समेंट सही से नहीं होता है, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें जो है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो 2017 का इंडिया का था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया गया है। एक ग्रीन पॉइंट है, ऑथर ने बताया कि केरला का जो मॉडल है, इट्स अ रेयर मॉडल ऑफ प्रोग्रेस। केरला ने क्या किया, एक तो उन्होंने अपना खुद का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाया 2018 में, फिर इसके बाद अमृत प्रोग्राम 2024 में चालू किया, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स की जो एंटीबायोटिक्स की सेल थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। लेटेस्ट एंटी बायोग्राम्स शो अ स्लाइट डिप इन रेजिस्टेंस लेवल। एंटी एम्बिशियस टारगेट बनाया है केरला को कि एंटीबायोटिक लिटरेट बनाना है बाय 2025, है ना। एंटीबायोटिक लिटरेट बनाना है सब पूरे स्टेट को बाय 2025। तो ऐसे कुछ मुहिम हमको भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इन द ग्लास रिपोर्ट ऑफ WHO। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड लास्ट आर्टिकल जो आज का है वो है LNG के ऊपर, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर। LNG जो होती है, इट्स अ नेचुरल गैस कूल्ड टू -162 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कूल किया जाता है -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड ये टर्न हो जाती है इनटू अ क्लियर नॉन टॉक्सिक लिक्विड, ठीक है, याद रखिएगा। LNG में मेनली होता क्या है, मेनली मीथेन होता है, ऑब्वियसली बात है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मीथेन होती है 90 to 95%। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन और नाइट्रोजन भी होता है। इसमें कोई सल्फर नहीं होता, बहुत कम CO2 होता है, एंड इट्स अ क्लीनर फ्यूल देन ऑयल और कोल, है ना। ऑयल और कोल से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है, इथेन, प्रोपेन और नाइट्रोजन होता है। लिक्विफाई क्यों किया जाता है, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके इन स्पेशलाइज LNG कैरियर्स एंड ऑल। स्टोरेज भी आसान होता है, ट्रांसफर भी आसान होता है, और एक बार जब ट्रांसफर हो जाती है ना, उसके बाद लिक्विड से फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको यूज ऐसे लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, अगेन दैट इज कन्वर्टेड। तो इसमें प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व है देखो। तो एक्सट्रैक्शन होता है, पहले इसको नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका लिक्विफैक्शन होता है, मतलब कि उसको इम्प्योरिटीज हटाते हैं, कूल करते हैं और उसको लिक्विफाई करते हैं, फिर उसकी शिपिंग होती है। शिपिंग के बाद फिर वो देखो रीगैसिफिकेशन होता है, इंपोर्टिंग कंट्री फिर उसको रिकन्वर्ट करती गैस में, एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। यूज अगर देखें तो पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेसिडेंशियल यूज, एमिशन को कम करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया क्लीनर फ्यूल है, सल्फर नहीं होता है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।